ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इंश्योरेंस मंत्र शो में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री के वेटरन नीलेश साठे जी। नीलेश साठे आईआरडीए के पूर्व मेंबर भी रहे हुए हैं, मेंबर लाइफ, और इसके अलावा एलआईसी के ईडी भी रहे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश सर आज हमें वक्त देने के लिए, जो कि ईडी नाउ स्वदेश की ये पहल है इंश्योरेंस मंत्र की, जिसका मकसद है देश के अंदर इंश्योरेंस की जागरूकता बढ़ाना, लोगों को इंश्योरेंस की जो बारीक पहलू है वो समझाना। तो आज आपने हमें वक्त दिया। तो शो की शुरुआत में आपसे यही समझना चाहूँगा कि जो नए लोग हैं जो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना इंश्योरेंस जो है वो जरूरी है। अगर लाइफ इंश्योरेंस किसी को लेना है तो अपनी आमदनी का कितना गुना तक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कम से कम उतना इंश्योरेंस कवर जरूर होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ईटी नाउ स्वदेश का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये एक कदम उठाया है। आपका सवाल जो है वो बिल्कुल जायज़ है कि कई बार ये सवाल मन में उठता है कि अभी अभी तो नौकरी लगी है, पहले तो खर्चा कर लूँ, एंजॉय कर लूँ, इंश्योरेंस करेंगे बाद में। मगर हम हर बार कोई जो नौकरी जिसको पहले लगती है उसको कहते हैं कि इंश्योर फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर, एंजॉय लेटर, इन्वेस्ट लेटर। यस सर। तो इंश्योरेंस लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? तो ये देखा गया है कि इसके पीछे एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है जिसे ह्यूमन लाइफ के कंसेप्ट के हिसाब से बीमा कितना होना चाहिए ये निकाला जाता है। रफली अगर देखा जाए तो जितनी आपकी मासिक आमदनी है उसका 100 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। 100 गुना कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हम हर बार कहते हैं कि बीमा जो है वो ह्यूमन रिप्लेसमेंट वैल्यू है, यानी आदमी अगर है तो हर महीने में जो कमाता है उसका 80% तक अपने फैमिली को देता है खर्चा करने के लिए। उतनी रकम फैमिली को मिलनी ही चाहिए। ये बंदा कमाई करने वाला जो है, ब्रेड अर्नर जो है, वो रहा या नहीं रहा तो भी। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो रफली अगर किसी की आमदनी 10,000 रुपये पर मंथ की है, छोटी रखें हम शुरू में, क्योंकि 10,000 का 20,000 होने ही वाला है। तो शुरू में जैसे 10,000 किसी की आमदनी है तो उसका कम से कम 10 लाख का बीमा होना चाहिए। और अगर 1 लाख किसी की मंथली आमदनी है तो उसका 1 करोड़ का बीमा होना चाहिए। और ये हर बार रिव्यू भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ते जाती है मगर हमारी पॉलिसी का प्रीमियम जो है वो बढ़ता नहीं है। तो हर 5 साल बाद जैसे आमदनी बढ़ी है तो देखो, और उस हिसाब से एडिशनल टर्म इंश्योरेंस लेना चालू रखो। बिल्कुल। तो आपने कहा कि 100 गुना तक आपकी जो मासिक आय है उसके 100 गुना तक बीमा होना चाहिए। लेकिन कई बार सर सवाल ये भी उठता है कि नई जिसकी नौकरी लगी है, शुरुआत की है उसने कमाना, तो वो ये एक कन्फ्यूज़न में रहता है कि मैं पहले टर्म इंश्योरेंस लूं या हेल्थ इंश्योरेंस लूं। तो इस कन्फ्यूज़न में क्या रूल अपनाना चाहिए कि जब आपको शुरुआत में इंश्योरेंस लेना है और आपकी कमाई एक सीमित है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की तरफ जाना है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाना है? जी हाँ, अच्छा सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो सबसे पहले लेना चाहिए, और वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोनों ज़रूरी है, मगर सबसे पहले ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस के बाद हेल्थ इंश्योरेंस। ये मैं नहीं कहता हूं कि जैसे नौकरी लग गई तो तुरंत इंश्योरेंस ले लें, मगर शुरू के 5 साल में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल, शुरू के 5 साल में आपके पास लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों होने चाहिए। और सर हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आपने जो लाइफ इंश्योरेंस में तो बता दिया कि आपकी जो मासिक आय है उसका 100 गुना तक आप कवरेज ले सकते हैं, यानी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो कम से कम आपको 1 करोड़ का कवर होना चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में किस तरह से तय किया जाए कि मुझे 3 लाख का कवरेज चाहिए, 5 लाख का चाहिए, 10 लाख का चाहिए या 10 लाख से ज़्यादा चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से हेल्थ
कवर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो बीमारी का इलाज पहले 2 लाख में होता था वो अब 5 लाख हो गया। तो यहाँ पर क्या रूल अपनाना चाहिए, यहाँ पर कैसे फैसला लेना चाहिए? जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक थंब रूल ऐसे है कि आप जिस गांव में रहते हो, छोटा गांव रहे, बड़ा गांव रहे, शहर रहे, वहां सबसे अच्छा हॉस्पिटल जो है, जो नजदीकी है आपका, आपको लगता है कि अगर कुछ मुझे हो गया बीमारी तो मैं यहां जाऊंगा, उस हॉस्पिटल में सबसे कॉस्टली सर्जरी जो है वो कौन सी है? बाय एंड लार्ज ये देखा गया है कि बाईपास सर्जरी जो होती है वो सबसे कॉस्टली होती है। अगर समझो उस गांव में बाईपास सर्जरी का 10 लाख का खर्चा होने वाला है, तो आपको 10 लाख से ज्यादा का बीमा होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस। इसलिए कि मेडिकल इन्फ्लेशन जो है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। करीबन 10 से 15% तक का मेडिकल इन्फ्लेशन देखा गया है। कहने का मतलब कि अगर 10 लाख इस साल किसी सर्जरी का है, तो अगले साल उसी सर्जरी के लिए शायद 1.5 लाख ज़्यादा, यानी 11,50,000 तक का खर्चा हो सकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये देख के कि अगर 10 लाख का बीमा होने की जरूरत है तो 15 लाख का लीजिए, ताकि तुरंत साल 2 साल 3 साल में आपको हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक थंब रूल है, उस हिसाब से ले लो। अगर उसका प्रीमियम जो है वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो प्रोपोर्शनेटली लेस ले लो, मगर उसमें भी ज्यादा के एडवांस मत लो शुरू में। कई बार एजेंट पूछेगा कि आपको मॉडर्न सर्जरीज चाहिए क्या, उसका प्रीमियम तो बढ़ने ही वाला है। क्यों मॉडर्न सर्जरी के पास आज जाते हो जब आप अफोर्ड नहीं कर रहे हो? तो नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, जिसमें एक्सीडेंट कवर होगा, जिसमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कवर होगी। ये सारा बेसिक कवर जो है वो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस में लेना चाहिए। एड ऑन की बात आगे करेंगे जब हम ज्यादा का प्रीमियम अफोर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल, एड ऑन की बात आगे करेंगे जब ज़्यादा प्रीमियम अफोर्ड कर पाएंगे। लेकिन एक सर माइंडसेट की भी बात मैं आपसे समझना चाहूँगा। भारत के अंदर बहुत से लोग जो है वो टर्म इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनका ये सोचना होता है कि मैं अपने मौत का कवर क्यों करवाऊँ, क्यों मैं खुद चाहूँ कि मेरी मौत हो जाएगी और उसका कवर मेरे द्वारा लिया जाए। तो इस माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? क्योंकि बहुत से लोग जिनसे जब चर्चा की जाती है टर्म इंश्योरेंस की, प्योर प्रोटेक्शन कवरेज की, तो उनके द्वारा यही दलील दी जाती है। बीमा जो है वो मरने वालों के लिए नहीं है, उनके पीछे जो जीवित है उनके लिए है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई जो मरने वाला आदमी है, जो अगर मर गया तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे भी मरने के बाद क्या मिलता है? स्वर्ग मिलेगा अगर बीमा लिया है तो ये बात एक रखनी चाहिए मन में कि मेरा दायित्व जो मेरे नजदीकी प्रिय जनों के प्रति है, बीवी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, तो वो दायित्व मैं जब जीवित हूं तो निभा रहा हूं, निभाऊंगा ही। मगर समझो खुदा न खास्ता कुछ हो गया मुझे, तो वो दायित्व निभाने की भी मेरी जिम्मेदारी अभी ही है कि जब मैं जीवित हूं। और ये सोच के अगर बीमे की तरफ देखा गया तो मुझे नहीं लगता कि किसी को ये लगेगा कि मैं क्यों बीमा लूं, मेरे लिए तो कुछ फायदा नहीं है। मगर ये साइकोलॉजी जो है ना, ये कई लोगों की होती है। अब इंश्योरेंस कंपनीज भी तो बहुत बहुत तेज है। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने पूछा कि भाई मैं जीवित रहा तो मुझे क्या मिलेगा? तो टर्म इंश्योरेंस में तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं चाहिए। अच्छा तो ठीक है, हम आपको ऐसा प्लान देते हैं कि जिसमें आपने पूरा भरा हुआ प्रीमियम जो है वो वापस मिलेगा। हाँ ये ठीक है। अरे भैया ये क्यों ठीक है? वो जो आपको वापस करने वाले हैं वो कहाँ से करने वाले हैं? आप ही की जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे और फिर बाद में वापस करेंगे ना, अपने जेब से थोड़ी देने वाले हैं। तो आपका टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ेगा, तो क्यों ज्यादा का प्रीमियम दे रहे हो? जो मिनिमम प्रीमियम में सम एश्योर्ड मिलती है वो ले लो, भले ही एट एज ऑफ 60-65 जब टर्म खत्म होगी आपकी और आप जीवित रहे तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट करो। कुछ नहीं मिला तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये सोचने की जरूरत है। मगर इंश्योरेंस कंपनीज ने फिर ऐसे लोगों के लिए ऐसे प्लान बनाए हैं कि आप सिर्फ 5 साल प्रीमियम भरो, आगे मत भरो, या 10 साल भरो, आगे मत भरो, या आपको सारा प्रीमियम वापस मिलेगा, या प्रीमियम के साथ 2%
ज़्यादा मिलेगा, ये भी है। मगर तो ये जो आपका लेना ये मानना चाहिए, है कि ये सब मार्केटिंग की तरीके हाँ, हैं और इन ये मार्केटिंग का एक तरीका है कि आपको बीमा दिया जा सके, तो सबसे बेहतर यही है कि आप प्योर टर्म इंश्योरेंस ले जहां पर किसी भी तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा मैच्योरिटी पे, और अगर जब मैच्योरिटी हो गई और उस वक्त तक आप जिंदा रह गए तो आपने जो भी प्रीमियम दिया है वो कंपनी को चला जाएगा, तो वही पॉलिसी लेनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ऐसी ही पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि इस पॉलिसी में सबसे कम प्रीमियम आता है। कितना प्रीमियम आता है आपको ताज्जुब लगेगा मैं अगर बताऊंगा तो, कि अगर 25-30 साल की उम्र है तो 1 करोड़ के बीमे के लिए ज्यादा से ज्यादा 1500-2000 तक का प्रीमियम आता है। 1 लाख जिसकी आमदनी है वो 1500-2000 अगर महीने का दे अपने फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए, तो क्या वो ज्यादा है? मुझे लगता है नहीं है। उतना तो एक बार होटलिंग हो गई 1 महीने की, तो महीने में एक बार तो उतना खर्चा हो जाता है। तो ये तो मैं कहता हूं कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ टैक्स टू फैमिली। जैसे होटलिंग के लिए महीने में एक बार ले जाते हो बीवी बच्चों को, वैसे समझिए कि भाई उनकी मेरे पश्चात जिंदगी जो है वो अच्छी कटने के लिए मैं ये टैक्स दे रहा हूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, 1500 दो फैमिली के हजार कोई तौर पे बड़ी बात देखना नहीं है। चाहिए कि क्योंकि जिस तरह से हम बाकी और खर्चों के लिए टैक्स देते हैं, तो इसी तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम और टर्म इंश्योरेंस को टैक्स टू फैमिली के तौर पे देखना चाहिए। सर, एक सवाल और जो मेरे जहन में था कि अगर कोई नया व्यक्ति है जिसके पास मात्र 5,000 रुपये ही इंश्योरेंस के प्रीमियम भरने को है, तो वो तो आपने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस पहले लेना चाहिए, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन उसमें किस तरह से वो चयन करे कि लाइफ इंश्योरेंस का इतना हिस्सा ले और हेल्थ इंश्योरेंस का इतना हिस्सा ले? पहली बात तो यह है कि लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। जो 5,000 रुपये, अगर जब 5,000 रुपये सेव कर रहा है, इसका मतलब कम से कम उसकी आमदनी 25-30 हजार की होनी चाहिए। और अगर 25-30 हजार की आमदनी है तो उसका उस हिसाब से कम 25-30 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके लिए प्रीमियम कितना आएगा? जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ के लिए 1500 आता है, तो उसका 300-400 रुपये प्रीमियम आएगा। 5,000 रुपये वो बचा रहा है, और ऊपर का जो प्रीमियम है, ऊपर का जो बचत है उसकी, उसमें से 1,000-2,000 में वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है। 1,000-2,000 पर मंथ में हेल्थ इंश्योरेंस कितना मिलेगा? तो करीबन 2.5-3 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा उसको। तो हाँ। इस हिसाब से उसने सोचना चाहिए कि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस ले लो, वो भी एडिक्वेट सम एश्योर्ड का ले लो। उसके बाद जो और बचत के लिए कुछ बचा है तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, वो भी जैसे मैंने कहा उस हिसाब से जरा थंब रूल लगा के उस हिसाब से ले लो। और फिर भी अगर पैसे बचेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट की सोचो। इंश्योर फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ तो इंश्योरेंस लेटर, सेकेंड स्टेप, थर्ड इज बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट्स। तो तो इस हिसाब पहले से अगर अगर सर, जाएगा आदमी तो वो उसका इन्वेस्टमेंट सफल होगा। यानी सर 5,000 रुपये बचे हैं तो पहले लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज लीजिए, फिर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लीजिए जो फॉर्मूला आपने बताया, और उसके बाद पैसे बचते हैं तो यूलिप में निवेश कर दिए या म्यूचुअल यूलिप फंड में लीजिए, निवेश एस कर आई दिए। पी एस आई पी लीजिए, कोई बात नहीं है, एस आई पी लीजिए। बिल्कुल सर। सर, आखिर में सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। अब हेल्थ और लाइफ की तो हमने बात कर ली, आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी मौजूदा वक्त में ज़रूरी है? वहाँ पर भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस को भी सीरियसली लेना चाहिए? तो पहले तो प्रॉपर्टी अगर है तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की बात होती है। आज सब बिल्कुल। अहम बात यह है कि हार्डली 10% लोगों के पास खुद की प्रॉपर्टी है, हाँ। और जिनके पास प्रॉपर्टी है वो अफोर्ड कर सकते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मगर करते नहीं है, क्योंकि लगता है कि अगर डकैती हो भी गई या घर घर चोरी चोरी हो भी गई तो मेरे घर में नहीं होने वाली है। मगर ये कभी हो नहीं सकता है। जो नेचुरल कैलेमिटीज है वो आती है। अभी हमने कई बार देखा कि फ्लड्स आते हैं, और हमारी प्रॉपर्टी जो है, कार भी प्रॉपर्टी ही है, तो वो पानी में चली जाती है, उसका काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी होना चाहिए, और अगेंस्ट बर्गलरी होनी चाहिए, अगेंस्ट थेफ्ट होना चाहिए, फ्लड्स होने चाहिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ होनी चाहिए। और ये बात खुद ने समझ के अगर इंश्योर की, मैंने कहा कि प्रीमियम ज़्यादा होता नहीं है,
मगर ये समझ नहीं होती है। तो सोच समझ के अगर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी लिया तो अच्छा ही है। अब हमारे एरिया में तो अर्थक्वेक्स नहीं आते हैं, मगर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे तो बिल्कुल लेना चाहिए। कुछ फ्लड प्रोन एरियाज है, वहाँ पे तो लेना ही चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सडनली नेचुरल कैलेमिटी आ नहीं सकती। हमने देखा है अभी 20 साल पहले 26 जुलाई को मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, तो कितने मकान पानी में चले गए, कितने लोगों का नुकसान हुआ था। तो ये कहीं लिखा नहीं है कि फ्लड के कारण मुंबई में नुकसान नहीं होगा। और किसी भी नुकसान से बचने के लिए उसका कॉम्पेंसेशन एडिक्वेट मिले, इसके लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की भी ज़रूरत है और वो भी लेनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश साठे जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने बारीकी से जो चीज़ें बताई कि कितना इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है, उसके बाद आप हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज लीजिए। तो इंश्योरेंस मंत्र के पहले एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हर हफ्ते हम लेकर आएंगे इंश्योरेंस मंत्र, जहां पर आपको बताएंगे इंश्योरेंस जगत से जुड़ी हुई बाकी खबरें और क्यों इंश्योरेंस आपके लिए ज़रूरी है। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।